स्वागत है सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अंशिका पांडे और मेरे साथ जुड़ रही हैं आज बुशरा मैम। हम दोनों लेकर के आए हैं आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल सेशन। देखो यार, रिज़ल्ट आपका आउट हो चुका है और इस बार जितने सिलेक्शन हमें देखने को मिले हैं उसकी तो अच्छी बात है कि भाई चलो सिलेक्शन हो गया, रिज़ल्ट आ गया, JRF हो गया, नेट हो गया, PhD हो गया। बट एज मेंटर्स, एज फैकल्टीज़, एज टीचर्स हमारे पास उन बच्चों की बहुत सारी क्वेरी आती है जो बच्चे किसी न किसी रीज़न की वजह से अपना नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या शायद जो उनका डिज़ायर रिज़ल्ट था वो नहीं आया। किसी को नेट चाहिए था बट PhD पे रह गए, किसी को JRF चाहिए था बट कई बार से नेट पर ही अटक जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि भाई एज मेंटर्स, एज फैकल्टीज़ हम आपके लिए कैसा सेशन लेकर के आए जहां हम आपसे इस बारे में भी बात करें कि अगर आप रीस्टार्ट कर रहे हैं तो आप किस स्ट्रैटेजी से अपनी इस तैयारी को रीस्टार्ट करें ताकि जून 2025 में आपका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिल जाए। बुशरा मैम, ओवर टू यू। मैम, जैसे आपने कहा कि सारे स्टूडेंट सेम कैटेगरी के नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ओनली PhD किया, कुछ ने नेट किया, कुछ ने JRF को 2 मार्क्स से जो है वो मिस कर गया। तो हमने आज के सेशन के लिए 3 बच्चों की कैटेगरीज बना के रखी हैं। एक वो बच्चे हैं जो बिगिनर लेवल के ऊपर है। तो बिगिनर लेवल हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट से जो एकदम फ्रेशर हैं, जिन्होंने शायद इस बार एग्जामिनेशन दिया था और बिल्कुल ही क्वालिफाई नहीं हुआ, बहुत ही कम स्कोर आया, या ऐसे स्टूडेंट जो अब जून 2025 में देंगे, जिन्होंने इस बार का एग्जाम दिया भी नहीं था। वो मेरा बिगिनर लेवल का बच्चा हो गया जिसको कुछ नहीं पता अभी तक है। और शायद वो अभी उसने जो इस बार का पेपर दिया भी था वो बस चेक करने के लिए दिया था कि क्या होता है पैटर्न पेपर का। और मैम, अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में हमने बेसिकली उन स्टूडेंट्स को लिया है जिन्होंने मे बी हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई किया, उनका पेपर 2 थोड़ा स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से उनका PhD ओनली क्वालिफाई हो गया है। और हम इंटरमीडिएट लेवल पर उन बच्चों को भी लेंगे जो शायद अभी 1 से 2 बार पेपर दे चुके हैं बट कुछ भी क्वालिफाई नहीं हो पाया है, मतलब PhD ओनली भी नहीं क्वालिफाई हो पाया है, ना नेट JRF कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो पेपर कई बार दे चुके हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स भी थोड़े से हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कहाँ कमी हो रही है। अब इस सारी कमियों को क्या ही, मतलब कमी कुछ नहीं है, बस स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये हम सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव आवर एडवांस लेवल, जहाँ पर बच्चा मैम नेट क्वालिफाइड है 4 to 5 टाइम्स बट उसका JRF नहीं हो पा रहा। दैट मीन्स कैलिबर है, पोटेंशियल है, लेकिन कुछ ऐसी कमी है, चैनलाइज करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। सो एडवांस लेवल पे हम उस बच्चे को काउंट कर रहे हैं जिसने शायद इस बार पहले ही अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई कर लिया, या लास्ट के 2-3 बारों से नेट निकल रहा है, JRF नहीं निकल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं कि मैम मेरा 4 बार नेट हो गया बट JRF नहीं क्वालिफाई हो रहा है। तो उनको उस कैटेगरी के अंदर हमने रखा है। हो सकता है वो ऐसे बच्चे हों जिन्होंने 1 महीने की प्रिपरेशन में इस बार नेट निकाली हो, वो भी एडवांस लेवल के ऊपर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज है यहाँ पे। सो 3 भागों में स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स की बात करूँ जिनको अभी कुछ नहीं पता, अब जिन बच्चों को कुछ नहीं पता, पैटर्न का आइडिया नहीं है, एग्जाम सिलेबस का आइडिया नहीं है, सबसे पहली चीज जो है UGCNET-online.in पे चले जाओ। सिलेबस देके रखा है वहां पे ऑफिशियल, आपको जनरल पेपर का सिलेबस कोड 00 के अंदर देके रखा होगा। और आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मैं कॉमर्स की बात करूं तो कोड 08 है, मैनेजमेंट की बात करूं तो कोड 17 है मैम, EVS के लिए हम 89 कोड यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का अपना कोड है। 10 यूनिट्स है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अंदर, यानी 10 पेपर 1 की यूनिट्स है, 10 पेपर 2 की यूनिट है। तो टोटल 20 यूनिट मेरे पास में आ रही है। आपको वो टोटल 20 यूनिट्स का सिलेबस जो है वो आपके पास में होना चाहिए कि पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 के अंदर क्या है। फिर एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है कि पेपर 1 से मेरे पास 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 से मेरे पास 100 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि किस यूनिट से या कहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मैम की भी बात कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। जैसे फॉर एग्जांपल DI आपको 5 नंबर का मतलब 5 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, 10 नंबर फिक्स है। मैम आपको RC पढ़ाती हैं, यहाँ पर RC से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, वो मैम फिक्स है 10 नंबर। तो 20 नंबर इज फिक्स्ड इन पेपर 1 एंड ऑल्सो आई थिंक पेपर 2 में मैम आपका RC आता है। हाँ जी मैम, 2 RC आते हैं। 2 RC आते हैं, तो वहां पर पेपर 2 में आपके पास अगेन वो जो है आपका 20 नंबर फिक्स है। तो ये फिक्स्ड नंबर्स हैं, इनकी तरफ भी आपको थोड़ा सा टिल्ट होकर के पढ़ना पड़ेगा कि यार ये हमें पता है ना कि ये आ रहा है, तो इसकी तैयारी तो हम बढ़िया तरीके से कर लें। एंड देन वी हैव बेसिक मैम
थोड़ा बेसिक क्लैरिटी आप समझा दो मैम। जैसे पैटर्न के ऊपर एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगी कि पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए एक तो आपको ये भी पोर्शंस आपने देख लिए जो स्टैटिक आ रहे हैं, जैसे मैम ने कहा कि 5 क्वेश्चन इसके आ ही रहे हैं, 5 क्वेश्चन उसके आ रहे हैं, एक तो ये अंडरस्टैंड कर लिया, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी अंडरस्टैंड कर लिया आपने। जैसे लेटेस्ट में अगर हमने देखा है तो मैच द कॉलम मैम मेरे सब्जेक्ट में तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इस बार आए हैं। और सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको क्रोनोलॉजिकल एब्सोल्युटली होते हैं, वहां तो गलती करने के बहुत चांसेस बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। तो जब आप पढ़ रहे हो ये माइंड में बैठाल के चलो कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस इस बारी आ रहे हैं, तो पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग ले ली। फिर अब आपको बेसिक क्लैरिटी लेनी है, यानी अब मुझे सिलेबस पता है क्या है, किस टाइप का या किस यूनिट से कितने टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे वेटेज का आइडिया हो गया। अब मैं एक यूनिट उठाऊंगी, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड उठा ली, अब मैं इसका बेसिक पढ़ने की कोशिश करूंगी, यानी एक एक चीज लाइन बाय लाइन जो सिलेबस में देके रखी है वो सारी चीजें मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी। और एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि यूजीसी नेट का जो हमारा सिलेबस है वो एग्जामिनेशन वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से 70% का है, 30% हर बार वेरिएबल आ रहा है। तो जब आप बेसिक क्लैरिटी ले रहे हो तो उसको 2 भागों में बांट दो। एक तो सिलेबस जो आप पूरा पढ़ रहे हो तो मान के चलो ये आप 70% सिलेबस की तैयारी, 70% पोर्शन की तैयारी कर रहे हो, 30% जो पोर्शन है उसको आप पीवाईक्यूज के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करोगे। हर बार मुझे लगता है मैम नए टॉपिक्स 30% ये दे रहे हैं, तो वो सारे टॉपिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे। और टू डू लिस्ट बना लो रोज की कि आज मुझे पेपर 1 में मैंने एक यूनिट उठा ली, इसको 2 घंटा मुझे पढ़ना है, पेपर 2 की एक यूनिट उठा ली, इसको 3 घंटा पढ़ना है, अगले 8 दिनों में मुझे पेपर 1 में ये खत्म करना है, अगले 8 दिनों में मुझे पेपर 2 में ये खत्म करना है। ये 2 पीवाईक्यूज हैं जो मुझे सॉल्व करने हैं। जब तक अपने आप को ये छोटे छोटे से टारगेट्स देना नहीं चालू करोगे, जून तक जेआरएफ नहीं अचीव हो पाएगा। तो आपको छोटे छोटे से अपने आप को टारगेट्स देने चालू करने पड़ेंगे, यानी अगले 1 हफ्ते का टारगेट होना चाहिए आपके पास में, 1 दिन का टारगेट होना चाहिए कि आज जब तक मैंने ये नहीं खत्म कर लिया मैं नहीं सोऊंगी, और अगर ये मैं सो गई आज तो मैं कल इसको डबल करके खत्म करूंगी। तो ये अपने आप से प्रॉमिस कर लो। ये बहुत अच्छी बात कही है मैम आपने। नेक्स्ट वी हैव द इंटरमीडिएट लेवल। देखो आपका ऑलरेडी पीएचडी हो चुका है और आप कहीं ना कहीं तैयारी के फेज में हैं, मतलब आपको वो बिगिनर लेवल पर तो आप नहीं है, आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीज़ों का आइडिया है, आपने हमारी क्लासेस वगैरह सब कुछ ली हुई हैं, सो यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। नाउ आपको जो आपका वीकर एरिया है ना, इस पर फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ द रीज़न वाई आप उस नेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो आपको चाहिए, क्योंकि आपका जो वीक एरिया है ना, आप उसको स्ट्रॉन्ग करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, या फिर आप टू मच स्ट्रेस कर रहे हो एक चीज़ पर, एंग्शियस हो रहे हो, यू नो लाइक आप स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहे हो, स्मार्ट स्टडी नहीं कर पा रहे हो। तो अपने वीक एरिया को अभी स्ट्रॉन्ग बनाने का टाइम है, अभी आपके पास में है 90 दिन, राइट। उसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग एरिया ऐसा हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आया, कुछ भी आया, ट्विस्ट करके आया, वैल्यूज चेंज करके आता है, कुछ भी आता है यहाँ से, आई एम गेटिंग 2 मार्क्स, मतलब उस क्वेश्चन से। मतलब आपका स्ट्रॉन्ग एरिया ऐसा होना चाहिए कि वट एवर हैपन्स, कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न आए, आपको हाँ ये एक क्वेश्चन भी नहीं हिलना हाँ चाहिए। ये बिल्कुल, हाँ सच, ये तो मतलब मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, स्ट्रॉन्ग एरिया को स्ट्रॉन्गेस्ट करने के लिए, वीक एरिया को बेटर करने के लिए, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ द रिविजन नाउ। और आप जितना रिविजन कर सकते हैं उतना रिविजन कीजिए, थ्रू पीवाईक्यूज, थ्रू मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। बहुत सारे बच्चे जो इंटरमीडिएट लेवल पर होते हैं ना, उनका एग्जाम में पेपर मैम छूट जाता है, वो उस वजह से भी उस डिजायर्ड रिजल्ट पर नहीं पहुँच पाते, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है वहाँ पे। और आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट अब देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग, वी आर अज्यूमिंग एज एन इंटरमीडिएट लेवल पर अगर आप हो तो आपने एटलीस्ट, आपके पास नोट्स रेडी हैं और आपने एग्जाम प्रिपेयर करके ही दिया है, बट क्योंकि आपका रिविजन प्रॉपर नहीं था, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं लगाए, क्योंकि आपने पीवाईक्यू नहीं लगाए, आपका रह गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं हमेशा अपने सेशन में बोलती हूँ, पीवाईक्यू प्रैक्टिस से ज़्यादा ज़रूरी है पीवाईक्यू का एनालिसिस करना। फॉर एग्जांपल मालूम टीचिंग एप्टीट्यूड को ही ले लेते हैं, मैम अभी आपको थोड़ा बहुत पेपर 2 के बारे में बताएंगी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ। हमारे पास में मैम
ट्रांसफ़र, लर्निंग ट्रांसफ़र आता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो वो क्वेश्चन आया, अभी वो रिपीट होकर के आ रहा है और ये बहुत नया टॉपिक है, इससे पहले क्वेश्चंस आ नहीं रहे थे यहाँ से। तो जब पहली बार आया इस बार क्वेश्चन, आई थिंक पिछले साइकिल में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए कि क्या है क्या नहीं है। अब उसमें हाई रोड ट्रांसफ़र, लो रोड ट्रांसफ़र, नियर और फार रोड ट्रांसफ़र ऐसे करके है 4 ऑप्शन, और ये 4 ऑप्शन ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से ही रिलेटेड है। अब बच्चे ने क्या किया कि जो आंसर सही था वो टिक किया, आगे बढ़ता चला गया। लेकिन यहाँ पर मैम देखो क्या करना चाहिए था, चारों ऑप्शंस को आपको देखना चाहिए था और उसके 1 लाइनर्स लिखने चाहिए थे कि है क्या, क्योंकि एनटीए आपको ऐसे क्वेश्चंस मैच द कॉलम में दे देगा, आपसे दूसरे किसी लर्निंग ट्रांसफर के एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये नहीं है कि पीवाईक्यू रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि एज सच क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट उठ कर आते हैं। तो पीवाईक्यू एनालिसिस से कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा और स्ट्रॉन्ग होएगा। ओके मैम, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे मैम जिन्होंने शायद इस बार एग्जामिनेशन 1 महीने के अंदर ही दे दिया होगा, या नहीं भी दिया एग्जामिनेशन, फिर भी वो इंटरमीडिएट लेवल कैटेगरी के ऊपर है कि मान लो प्रिपरेशन है, उनको लग रहा है भाई प्रिपरेशन है मेरी अच्छा है, लेकिन अभी इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर है। तो उनको अब अगर आइडेंटिफाई करना है अपना, बहुत सारे बच्चे उनको पता ही नहीं है उनका वीक एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, क्योंकि हम तो ओवरऑल दे रहे हैं अभी तक के। तो वो क्या कर सकते हैं कि पिछला वाला प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लो, कोई भी, चाहे ये जान वाला उठा लो, सितंबर वाला उठा लो, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सितंबर वाला जो पेपर था मुझे लगता है मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स में एक हायर अपर लेवल का आया था। जान वाला पेपर थोड़ा सा हल्का था कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं, तो सितंबर वाला पेपर उठा लो। उसको उठाने के बाद में वो पूरा 3 घंटे की ड्यूरेशन में बैठ करके दोनों पेपर्स को सॉल्व कर लो, और उसको एक दिन लो एनालाइज करने के लिए कि आपने किस यूनिट के क्वेश्चंस गलत किए, किस टॉपिक के गलत किए, या किस टाइप के क्वेश्चंस गलत हुए। हो सकता है मैच द कॉलम आपके बैक टू बैक गलत हो रहे हो, तो इसका मतलब है कि फैक्चुअल क्लैरिटी नहीं थी आपके पास में, मैच नहीं कर पाए आप। सीक्वेंस गलत था, इसका मतलब डिटेल आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं था, तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ठीक है, वहां पे आपके पास में 2, 3, 4 यूनिट्स ऐसी निकल के आ सकते हैं कि भाई जो मेरी वीक है, इससे तो मेरे 10 में से 5 ही क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन सही हो रहे थे या 3 सही हो रहे थे क्वेश्चन, ये मेरा वीकर पोर्शन है। कुछ यूनिट्स ऐसी हो सकती हैं कि जहां से आपके बैक टू बैक 7-8 क्वेश्चन तो सही हो रहे थे। अब यहाँ पे हम और एम करने की कोशिश करेंगे, यहाँ वाले पोर्शन को और अपर लाने की कोशिश करेंगे, यानी एटलीस्ट हम एवरेज तक तो ले पाए। बहुत सारे बिल्ड करना पड़ेगा डेफिनेटली। स्ट्रॉन्ग एरिया के थ्रू। अब उसके लिए जैसे मैम ने कहा कि पीवाईक्यू जब आप एनालिसिस कर रहे हो, तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपने ये पीवाईक्यू सॉल्व किया, इससे आपने ब्रेक डाउन कर लिया वीकर एरियाज को, स्ट्रॉन्गर एरियाज को, और साथ ही साथ अब पीवाईक्यू एनालिसिस जब आप करोगे कि कौन सा क्वेश्चन सही था, ठीक है, ये नहीं कि मूव कर गए। जैसे मैम ने कहा, तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, नोट्स बनाने की कोशिश करनी है आपको। जो क्वेश्चन गलत हुआ उसका वापस टॉपिक उठाओगे, पढ़ोगे, उस टॉपिक को 2 लाइन 3 लाइन में लिखोगे और वो सारे ऑप्शंस को एनालाइज करने की कोशिश करोगे। दिस इज हाउ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स आर गोना प्रोसीड। मैम एडवांस लेवल स्टूडेंट्स पे आ जाते हैं जी। सुप्रीम कैटेगरी हमारे बच्चों की, जिनसे हाई एक्सपेक्टेशन है कि भाई जून में JRF निकाल के रहेंगे 2-4 नंबर से। इस स्ट्रैटेजी के बाद तो मतलब JRF तो पक्का है। सो 2-4 नंबर से रह गए हैं, अब क्या करना है मैम इनको? मैम सबसे पहले तो देखो वही है, द की टू गेटिंग टू व्हाट यू वांट JRF इज प्रैक्टिसिंग। क्योंकि भाई अब आप तो 2 क्वेश्चन से रह गए, 2 नंबर से रह गए मैम। एक क्वेश्चन अगर और सही हो गया होता तो JRF हो गया होता। ये रिग्रेट बहुत बुरा लगता है, मतलब लिटरली आई हैव बीन देयर, सो आई नो। मेरा जब 2 क्वेश्चन से रह गया था JRF, इट फेल्ट लाइक आई कुड जस्ट गो बैक इन टाइम। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन का आंसर एग्जामिनेशन में चेंज कर देते हैं, जो चेंज किया होता है वो सही था। राइट, अब वो रिग्रेट, हाउ डू यू मैनेज दैट? तो देखो उसको अब वो गई बात गई, जो हो गया कोई बात नहीं। यू हैव अ न्यू जर्नी टू बिगिन नाउ, एंड अब आपको आपके पास सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, आपके पास स्टिकी नोट्स हैं, आपको पता है किस हिसाब से पेपर आता है, आपको अपने वीकर स्ट्रॉन्गर पॉइंट सब पता है, क्योंकि आप उस लेवल पर पहुंच चुके हो कि आपका JRF रह गया, राइट? आपका 4 से 5 बार नेट हो रहा है बार, सो यू हैव दैट अमाउंट ऑफ नॉलेज, और वो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज है आपके पास में, इट्स इनफ। बट आपको जहाँ पर एज मिलना है वो यही है, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट 2 जगह होता है। एक तो पहले एग्जाम से पहले वाला टाइम मैनेजमेंट, जहाँ पर आप अपने पेपर 1 पेपर 2 को पढ़ते हैं। दूसरा टाइम मैनेजमेंट होता है एग्जाम हॉल में, जहाँ पर
अगर कभी कभी हम एंग्शियस हो जाते हैं, या हमने देखा पहले DI के 4 क्वेश्चंस लग ही नहीं रहे हैं, उसमें 15-20 मिनट लगा दिए बच्चे ने, बाकी चीज़ें आप कर गए, बट DI में आपके 5 क्वेश्चंस रह गए, क्या पता वो इसमें से 1-2 भी सही हो गया होता तो आज आपके पास JRF होता। तो टाइम मैनेजमेंट दोनों लेवल पर ज़रूरी है, और उसके लिए अगेन फुल लेंथ मॉक टेस्ट विल हेल्प यू अलॉट। नेक्स्ट वी हैव मैम, दिस इज समथिंग जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मेंशन्ड, पेपर 1 पे ध्यान नहीं दिया। मैम काश पेपर 1 पढ़ लिया होता। मेरे तो मैम मेजर स्टूडेंट्स ऐसे थे कि कॉमर्स में 70 क्वेश्चन ठीक करके आए हैं, लिटरली 72-73 क्वेश्चन सही है, और उनका नेट हुआ है सिर्फ क्वालिफाइड, जनरल कैटेगरी से थे। और पेपर 1 में कितने क्वेश्चन सीख करके आए पता है मैम? 18-19 ऐसे। और मतलब सिर्फ कॉमर्स पे ध्यान दिया, पेपर 1 ऐसे ही लेकर के चले गए, क्योंकि वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, लगा ये तो इजी है, उसको छोड़ दिया। अगर JRF क्वालिफाई करना है, मैं बोल रही हूँ अंशिका मैम को ना ऐसे रिगरसली फॉलो करना चालू कर दो। पेपर 1 आपको JRF दिलाएगा। पेपर 2 में मतलब बीइंग अ पेपर 2 फैकल्टी आई कैन टेल यू 60 to 70 से ऊपर पेपर 2 में जाना बहुत डिफिकल्ट है। ट्रू, मतलब मैक्स 75 आप जा सकते हो, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो। और इतना हाई कट ऑफ जा रहा है ना, इस अब जैसे हम पैटर्न देख रहे हैं कि यार हमारे पास में 220 के आसपास कट ऑफ जा रहा है, 238। हाँ मैम साइकोलॉजी की मैम थी, 238 उनके सब्जेक्ट में कट ऑफ गया। तो आप सोचो कितना हाई कट ऑफ जा रहा है। तो अगर आप 75 भी क्वेश्चन, मतलब आप एकदम, मैं कह रही हूँ कि ये 75 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन पेपर 2 में करेक्ट करना उन एक्सेप्शनली स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल, एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है जिनका पेपर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको स्कोर करना है पेपर 1 से। पेपर 1 से मैम मुझे लगता है कि 40+ स्कोर करना कंपैरेटिवली इजियर है यहाँ से। तो 40+ आपको यहाँ पे स्कोर करना है, बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे। ये नहीं कि स्टार्टिंग में हम बस मजा आ रहा था पेपर 2 पढ़ते गए और लास्ट में 1 महीने हमें लग रहा है कि पेपर 1 तो हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड बुक लेंगे, ठीक है, 15 दिन बोलेंगे कि हम लास्ट के 15 दिन पढ़ेंगे, या फिर एक दिन पहले कोई मैराथन सेशन लगा के बैठ जाएंगे पेपर 1 की। ये देख लेते हैं भाई, तुम कितने भी मैराथन सेशंस देख लो, आप कोई भी बुक पढ़ लो, जब तक आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ, आप एग्जाम हॉल में जाकर के रटने के बेसिस पर, रूट लर्निंग के बेसिस पर आप इतना बड़ा नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बारे में नहीं सोच सकते। यू नीड टू हैव दैट बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी। 2018 के आसपास का जो टाइम था, दैट वाज द टाइम जब शायद एक किताब पेपर 1 की उठा के आप क्वालिफाई कर सकते थे। तब आराम से आ जाते थे, सबके आ जाते थे। मेरे खुद के आए हुए हैं, मेरे आई गेस 43 या 44 क्वेश्चंस ठीक थे, और मैंने भी पेपर 1 बहुत हल्के में। लेकिन आज अगर मैं दूंगी ना, नहीं आएंगे मेरे उतने नंबर। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आज पेपर का लेवल बढ़ गया है। आज मैं ये बेसिक क्लैरिटी से नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, बैलेंस आउट करके 3 महीना पढ़ना पड़ेगा उसको। और मुझे सिर्फ ये नहीं है कि मुझे पेपर 1 देना है, जाकर के 25 से 50 32 क्वेश्चन मैंने ठीक कर दिया और हो जाएगा। नहीं होगा, 40 पार करना पड़ेगा आंकड़ा पेपर 1 में, तब जाकर के JRF होगा। कट ऑफ भी इस बार हाई इसी वजह से गई है, शूट कर गई है बिल्कुल, क्योंकि आप ऑल इंडिया लेवल पर कम्पीट कर रहे हो। आप अपने साथ में बैठे हुए 6-7 बच्चों के ग्रुप से या 100-200 बच्चों के ग्रुप से एनालाइज नहीं कर सकते हो कि आप कहाँ हो सकता है कि आपका जो ग्रुप है वहाँ पे पेपर 1 पे कोई नहीं ध्यान दे रहा हो और सारे पेपर 2 पर लगे हुए हो, लेकिन आप ऑल इंडिया लेवल पर नहीं जानते ना कि आपके सब्जेक्ट में बाकी लोग क्या कर रहे हैं। बाकी लोग पेपर 1 को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो आपको भी बैलेंस आउट करके चलना होगा, जैसा कि मैम ने बताया आपको, बैलेंस पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड गेट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी दैट विल हेल्प यू। रूट लर्निंग से कुछ नहीं होने वाला है। दैट्स माय पॉइंट। ओके, अब हम अब आपका लेवल जो भी था, अब आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कि मैम ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि मेरा ये लेवल है, दिस इज द स्ट्रैटेजी आई नीड टू फॉलो। कैसे करना है? रिसोर्सेज बहुत सारी अवेलेबल हैं, आपको पिक एंड चूज के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या पिक करना है। यहाँ पे ऐसे सोचोगे कि यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया, नहीं होगा। मतलब हम बोलते हैं ना कि 2 नाव की सवारी में बंदा डूब जाता है, तो आपको एक नाव पकड़नी है सबसे पहले, तो कि मुझे रेगुलरली ये फॉलो करना है। एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, हम बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज कर रहे हैं अभी, जो बच्चे ऑलरेडी JRF क्वालिफाइड हैं, बहुत सारे बच्चे कॉमर्स में भी JRF क्वालिफाइड हैं, EVS में भी हैं। तो मैंने भी जितनी भी सक्सेस स्टोरीज की है, एक चीज़ जो मुझे सारे बच्चों ने कॉमनली बताई, एक जनरल पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, जनरलाइज करूँगी इसको, कि मैम हम आप पे ही फिक्स थे, हमने आपसे ही पढ़ा जो पढ़ा, मैं 10 जगह नहीं गई। मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे मेरे साथ वाले थे, मेरे फ्रेंड्स थे, वो वहाँ से भी पढ़ रहे हैं, वहाँ से भी पढ़ रहे हैं, वहाँ से भी पढ़ रहे हैं। उस चक्कर में उनका कोई बैलेंस नहीं बना, वो हर जगह जा कर के कन्फ्यूज़ हुए। मैं आप पर थी, मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया, आपके नोट्स को फॉलो किया, एंड हियर आई एम विद माई JRF। तो आई थिंक एक ट्रस्ट
भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जिस भी लाइक रिसोर्सेज पर जाते हो, ट्रस्ट करो उसको और स्टिक टू 1 or 2 रिसोर्सेज, दैट्स इट. मतलब आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, बट जिससे आप पढ़ रहे हो उसी को फॉलो करो, 10 जगह मत जाओ. ये मेरा टेक है इस पर. डेफिनेटली. सो अब आपको अगर चाहिए, जैसे हम लोग यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे सेशंस अवेलेबल हैं जहाँ पे हम कहते हैं PYQs प्रैक्टिस, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो. फिर जो बच्चे जिनका फाउंडेशन वीक है, जो बिगिनर लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं, या इंटरमीडिएट में भी आपका फाउंडेशन वीकर एरियाज थे आपके, तो आप फाउंडेशन जो हमारे बैचेस हैं उनके अंदर अगर आप जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हैं, तो वो फाउंडेशन बैचेस से एक यूनिट का बेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं. वो बेस बना के फिर आप PYQs के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करो. तो बेस जब तक, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, वैसे आपकी प्रिपरेशन के 2 लेवल्स हैं. एक है नॉलेज लेना, यानी एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, और दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. एक्विजिशन के बिना एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, और एक्विजिशन कर लिया, एप्लीकेशन नहीं किया, तो एग्जामिनेशन में तो एप्लीकेशन करने जाओगे तो वो मॉक टेस्ट तो है नहीं वहाँ पे. तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड हैं. तो फाउंडेशन पैचेस करो, उसके बाद में उसका एप्लीकेशन करने का ट्राई करेंगे. किताबें हैं आपके पास में मैम, हमारी भी किताबें हैं. जैसे कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉमर्स में मैंने खुद जो किताबें बना के रखी हुई हैं, पेपर 1 में हमारी बुक्स अवेलेबल हैं. तो आप के पास में आपकी कोई PG की बुक्स अवेलेबल है, वेल एंड गुड है. और अगर आपको लगता है कि इन किताबों से मैं पढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ूँ उन किताबों से. लगता है कि मुझे रिक्वायरमेंट है, तो किताबें अवेलेबल है, होनी चाहिए लेकिन आपके पास में किताबें. मतलब एक स्टूडेंट की लाइफ में बुक्स का Best friend होना तो यार, मतलब दिस इज तो मैंडेटरी. बिल्कुल. आप इसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हो. देयर इज नथिंग बट. एंड हमारे पास में बहुत सारी मैम फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट वाली. है, EPG पाठशाला है, ई अध्ययन है. ये बेसिकली आपके पेपर 2 को ईज आउट करने में आपकी हेल्प करेगा. बाकी आई थिंक वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट द स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग. स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, यू नीड टू टॉक टू समबडी, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर एडमिशन इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपनी सारे डाउट्स को क्लियर आउट कर सकते हैं. सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड गेट योर डाउट्स क्लियर. सो I think that's pretty much all for today's session. Thank you so much everybody, and channel को subscribe कर लें. UGC Net 24/7. We'll see you again. Thank you.